तो दोस्तों आपने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको शी जिनपिंग के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। और वैसे इसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी लंबे समय से चाइना में रही है। और ये जो 2013 में इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और वहीं दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग चाइना आने वाले समय में दुनिया के 70 कंट्रीज में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एनर्जी एंड गैस पाइपलाइंस, इन सब चीज़ों को बनाएगा, जिसके थ्रू वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब कॉन्टिनेंट्स को कवर करेगा। और चाइना उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर इसलिए काम कर रहा है ताकि वो पूरी दुनिया में उसका जो सामान है उसको बेच सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड पर निर्भर करती है। और शी जिनपिंग की जो पॉलिसी थी, इसको शी जिनपिंग का मास्टरपीस कहा जा रहा है, क्योंकि CEBR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये वर्ल्ड इकोनॉमी में $7.1 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो यहाँ से आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि चाइना के अलावा जिन जिन कंट्रीज में इनके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनकर तैयार होगा उनको भी कितना फ़ायदा हो सकता है। और सिमिलरली बात करें भारत की, जो कि अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर दुनिया के हर एक कोने में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो भारत के भी चाइना की तरह सिमिलर प्लान्स हैं, जिसके थ्रू भारत यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब रीजन्स को कवर करेगा ताकि यहाँ पर वो इजीली अपना सामान बेच सके। और दोस्तों ये इंटरनेशनल प्लान्स भारत के इतने ज़्यादा बड़े हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दुनिया में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने से पहले भारत में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ज़रूरत हो। और आज के समय में ज़रूरी है कि भारत में हर छोटे से लेकर जो बड़ा प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अगर देश में सामान ही नहीं बनेगा तो एक्सपोर्ट होगा कैसे। और पिछले 10 सालों से देखा गया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने बेहतर तो नहीं रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। और ये आप इस लिस्ट में देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों से कैसे रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे एक्सपोर्ट कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आने वाले समय में भी ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक ढंग से भारत में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि आज के समय में भारत में रिफाइंड पेट्रोलियम्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से पहले भारत को ये सब चीज़ें हैं इनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन दुनिया के हर एक कोने में भारत को अपना सामान बेचने के लिए काफ़ी लार्ज स्केल पर हर छोटे से बड़े प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, जो कि अब स्टार्ट भी हो चुकी है। क्योंकि PLI स्कीम्स के अंतर्गत हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज अराइव हो चुकी हैं। और आज के समय में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, बैटरीज, स्मार्टफोन्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट, वाइट गुड्स, रेन्यूएबल एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, ये कुछ मेन सेक्टर्स हैं जिनके लिए PLI स्कीम्स लॉन्च हो चुकी है। एंड इसके अंतर्गत हमारे देश में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। एंड अब वो भारत से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि आज इस साल हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 9 महीने में ही $300 बिलियन टच कर गए हैं, जबकि 2020 में हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो ओवरऑल 314 बिलियन थे, जबकि 2019 में हमारे एक्सपोर्ट्स 330 बिलियन के थे। और यहाँ पर सिर्फ मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों बस आज के समय में भारत को ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की, ताकि जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और यहाँ पर मैं बहुत इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को नेशनल एवरेज जो कि 8% है वहाँ तक ले जा सकता है। क्योंकि अगर भारत चाइना की तरह सस्ता सामान बना भी लेता है और जब बात आती है एक्सपोर्ट की, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होने के चलते भारत के जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे वो लॉजिस्टिक कॉस्ट के चलते उनका जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं चाइना के कंपैरिजन में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस बढ़ने के कारण जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उनको ही प्रेफर किया जाएगा। और ये सब बात आपको भी पता है, क्योंकि आज के समय में चाइना से सस्ता सामान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता है। और आज के समय में भारत में काफ़ी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है, जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को तो कम करेगा ही करेगा, और साथ साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी काफ़ी ईजिली एंड टाइम में पहुंच पाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिससे भारत दुनिया के कोने कोने में अपना सामान पहुँचाएगा, तो इसके लिए भारत लार्ज स्केल पर काम कर रहा है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाइना जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, और उसका ये जो प्रोजेक्ट है ये 2040 तक वर्ल्ड इकोनॉमी में $7.1 ट्रिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसी तरह भारत का भी दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर सभी देशों के ग्रोथ में हेल्प
केयरफुल होगा, जिससे ग्रोथ भी होगा एंड साथ साथ में डिस्टेंस एंड रूट कम होने के चलते जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होगी। और शिपिंग एंड फ्रेट कॉस्ट को कम करने के लिए ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मेनली बनाया जाता है। और दोस्तों इसी कारण भारत ने प्लान बनाया है कि अब वो यूरोप, CIS कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी एरियाज में अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर जो कंट्रीज है उनके साथ में मिलकर डेवलप करेगा। क्योंकि ये आपको भी पता है कि अब भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत कैसे अपना सामान यूरोपियन कंट्रीज, रशिया एंड CIS कंट्रीज यहाँ तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों इसके लिए भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहा है, जिससे होगा ये कि भारत की जो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है और भारत की JNPT पोर्ट जो कि मुंबई में है, इन दोनों को डायरेक्टली ईरान की चाबहार पोर्ट एंड बंदर अब्बास पोर्ट से लिंक कर दिया जाएगा। एंड भारत की इन दोनों पोर्ट से सी रूट के जरिए ईरान की ये दोनों पोर्ट है यहाँ तक जो माल है या फिर जो कार्गो है उसको पहुँचाया जाएगा। और उसके बाद में इंडिया बाय रोड एंड रेल रूट के थ्रू यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे उनको अफगानिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज है वहां तक पहुंचा सकता है। और अफगानिस्तान में माल पहुंचाने के लिए तो भारत के द्वारा यहां पर एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट भी की जा चुकी है। तो इसी के चलते प्रायोरिटी बेसिस पर देखते हुए भारत ने एक रोड भी बना दिया है जो कि डायरेक्टली ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। और ईरान के इन दोनों पोर्ट से डायरेक्टली भारत, ईरान और अफगानिस्तान यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहीं बात करें मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो कि यूरोप, रशिया एंड CIS कंट्रीज हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, इस तरह की कंट्रीज जिनके साथ में भारत का सिर्फ नाम मात्र ही ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए भारत के पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। पर इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के चलते भारत को यहाँ तक की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ईरान में पहुँचने के बाद भारत आर्मेनिया एंड अजरबैजान इनसे भी कनेक्ट होगा, जहाँ पर भारत के द्वारा अजरबैजान एंड आर्मेनिया इन दोनों कंट्रीज तक जो रेल एंड रोड रूट है उनको डेवलप किया जा रहा है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जो ईरान है वो रेल और रोड के थ्रू अजरबैजान से कनेक्टेड है। एंड इसके चलते इजीली भारत ईरान के रास्ते होता हुआ अजरबैजान की जो अस्तारा पोर्ट है, जो कि पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हुई पोर्ट है, वहां तक पहुंच जाएगा। एंड इसके साथ ही आर्मेनिया को भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया ने खुद प्रपोजल दिया है इस कॉरिडोर के साथ में जुड़ने के लिए। और इजीली आर्मेनिया भी इस कॉरिडोर से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आर्मेनिया और ईरान डायरेक्टली इनको भी रेल से लिंक कर दिया जाएगा। और वही बात करें यूरोप तक पहुंचने की, तो इससे आगे अजरबैजान में एंट्री करने के बाद में अजरबैजान की अस्तारा पोर्ट से होता हुआ वहां से रोड एंड रेल रूट के जरिए अजरबैजान की जो बाकू पोर्ट है या फिर जो बाकू जो कि उनकी कमर्शियल हब है वहां तक पहुंचेगा। एंड फिर वहां से रेल एंड रोड के जरिए रशिया की अस्ताराखान पोर्ट वहां तक पहुंचेगा। और फिर रशिया की अस्ताराखान पोर्ट में पहुंचने के बाद भारत वहां से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को मॉस्को तक पहुंचा सकता है, जो कि रशिया की कैपिटल है। एंड साथ साथ में वैसे भी रशिया में भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो रशिया के साथ में काफ़ी बेहतर भी हैं। और रशिया में अपना सामान पहुंचाने के बाद भारत इजीली यूरोपियन कंट्रीज में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी बहुत बेहतर ढंग से यूरोप के साथ में रेल के थ्रू कनेक्टेड है। क्योंकि यूरेशिया लॉजिस्टिक जो कि एक रेल जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसके थ्रू जर्मनी से लेकर वाया रशिया, चाइना तक जो फ्रेट ट्रेन है उनको ऑपरेट किया जाता है। और इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए आप ये समझिए कि भारत को इस रूट के चलते सबसे पहले ईरान, अफगानिस्तान इन दोनों के समेत अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, इस तरह की कंट्रीज जिनके साथ में भारत का नाम मात्र ट्रेड होता है वहां तक की कनेक्टिविटी मिल पाएगी, जिसके चलते भारत इन कंट्रीज में इजीली अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये जो कंट्रीज हैं ये भी भारत के इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो CIS कंट्रीज हैं इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल जो रेलवे लाइन्स हैं उनको बनाएंगे। और इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान इन तीनों देशों को लिंक करने के लिए जो रेल लाइन है वो भी बनकर तैयार हो रही है, जो कि इस अग्रीमेंट का ही हिस्सा है। एंड दोस्तों जो एग्रीमेंट है इसका नाम अशगाबाद एग्रीमेंट है। और क्योंकि भारत को ये जो एग्रीमेंट है उसके एक्सपोर्ट के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, इसके चलते 2018 में भारत ने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया था। और इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाला भारत सबसे आखिरी देश था। और इसके चलते आप कह सकते हैं कि भारत को ये जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज है यहाँ तक के जो मार्केट्स हैं उनकी भी रीच मिल पाएगी। और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसका पूरा रूट आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि भारत कैसे यूरोप, CIS कंट्रीज, रशिया एंड यहाँ पर जो और भी कंट्रीज है वहाँ तक कैसे अपना सामान पहुँचाएगा। और वहीं दोस्तों बात करें अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज की,
तो ये भारत से वैसे भी बहुत नज़दीक पड़ती हैं और वाया सी रूट इंडिया यहाँ पर ईजिली उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है और करता भी आ रहा है। और दोस्तों इस इंटरनेशनल और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भारत के द्वारा ऑलरेडी 2 ट्रायल रन्स को भी ऑपरेट कर लिया गया है, जिससे एस्टिमेशन लगाया गया है कि 15 टन के कार्गो के लिए अराउंड $2,500 की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इससे पहले बाय सी रूट इंडिया एक काफ़ी बड़ा रूट कवर करके यूरोप तक और रशिया तक अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था, जो कि अराउंड 14,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक का था और पूरा का पूरा सी रूट से था। लेकिन जब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बार पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इंडिया का जो डिस्टेंस है ये 15,000 से कम होकर अराउंड 7,000 तक पहुंच जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ये आधा ही रह जाएगा। एंड इसके चलते ऑटोमेटिकली जो फ्रेट कॉस्ट है वो काफ़ी मात्रा में कम होती देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ तक भारत अपना सामान पहुँचाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की जो 5 कंट्रीज़ के द्वारा ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है उसके साथ में ही जुड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भारत के द्वारा इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि भारत को इन 5 कंट्रीज़ के जो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। और वैसे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत से वियतनाम तक डायरेक्टली पहले से ही रोड एंड जो रेल रूट है वो एग्जिस्ट करता है, बस इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और एक बार जब ये रूट अपग्रेड हो जाएगा तो इंडिया को डायरेक्टली साउथ ईस्ट कंट्रीज तक की जो एक्सेस है वो मिल जाएगी। बस भारत से वियतनाम के बीच में जो रोड एंड रेल रूट है वो कई जगह पर मिसिंग है, जिसको अपग्रेड किया जा रहा है। एंड साथ साथ में जहाँ पर मिसिंग है वहाँ पर न्यू रूट को भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और दोस्तों इस साइड में जो काम है काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है अगर आप इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम इन 5 कंट्रीज को जोड़ता है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है एंड साथ साथ में ऑपरेशनल भी हो चुका है। बस इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड इनका जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है इसकी बनने की जरूरत है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आज के समय में म्यांमार में जो पॉलिटिक्स फेरबदल हुआ है उसके चलते थोड़ा सा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, लेकिन जल्दी ही जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद में भारत को जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ की ईजिली एक्सेस मिल जाएगी। और सच में मैं आपको बताऊँ तो इस समय भारत को हमारे देश का जो एक्सपोर्ट शेयर है उसको काफ़ी मात्रा में इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं उन सब के एक्सपोर्ट उनके रिसोर्सेज, एरिया एंड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ठीक है, सिवाय भारत को छोड़कर। क्योंकि आज के समय में आप ये लिस्ट देखिए जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है, इसमें चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं। एंड यही सभी वो कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर इकोनॉमीज़ में टॉप 5 से लेकर टॉप 10 के अंदर में आती हैं। और वहीं दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया 18th रैंक पर है, जबकि भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इसके बावजूद भारत ताइवान, हांगकांग इस तरह की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं या फिर छोटी छोटी सिटीज़ हैं इनसे भी कम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत को अपना जो एक्सपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करने की जरूरत है। और यही वो स्टेप्स हैं जो कि भारत सरकार उठा रही है। और नो डाउट आने वाले समय में जो स्टेप्स हैं आने वाले समय में हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी योगदान देंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।